हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। जैसे कि हमने लेक्चर नंबर 2 में बताया था प्रकाश के परावर्तन के नियम के केस में कि किस साइड पॉजिटिव होता है, किस साइड नेगेटिव होता है। और उसमें कुछ दर्पण के बारे में बताए थे कि दर्पण को 3 भागों में बांटा गया था। एक उत्तल दर्पण, गोलीय दर्पण, एक समतल दर्पण, एक परवलयिक दर्पण। क्लियर यहाँ तक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आगे कि कैसे दर्पण के आधार पर न्यूमेरिकल बनाया जाता है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मिनट। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने आप लोग को बताया था लास्ट में दर्पण के बारे में, ठीक ना। इसमें से सबसे पहला दर्पण था गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के बारे में हम डिटेल बता दिए थे आप लोग को लास्ट क्लास में। तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि गोलीय दर्पण के विभिन्न बिंदु। गोलीय गोलीय दर्पण के विभिन्न बिंदु, ठीक। गोलीय दर्पण के विभिन्न बिंदु है ना। डिफरेंट पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है। डिफरेंट पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर। क्लियर यहां तक है। चलिए हम पहला पॉइंट ये जानना चाहेंगे, गोलीय दर्पण के 2 पार्ट लिखा दिए थे, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। दोनों का डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा आपको शायद। उत्तल दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, उठारेगा। अवतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होगा, धसारेगा, है ना। तो हम उस दर्पण के पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं, ध्रुव। पहला बात करते हैं ध्रुव, इसको हम बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं इसको, पोल, है ना। देखिए अब ध्रुव क्या है, तो हम यहां कह सकते हैं दर्पण के मध्य बिंदु, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, ठीक ना, ठीक ना। इससे P से सूचित किया जाता है। जो लास्ट वीडियो में इंडिकेट किए थे दर्पण के मध्य बिंदु पे किया जाता है, ठीक। कोई डाउट। एक चीज ध्यान दीजिएगा, नोट में लिख देते हैं यहाँ पे। कोई भी दूरी को ध्रुव से ही, ध्रुव यानी बिंदु P, ध्रुव से ही मापा जाता है। ध्रुव से ही मापा जाता है। अब ध्रुव से मापा जाता है ना, जैसे मान लीजिए कोई दर्पण हो गया, जैसे मान लीजिए कोई दर्पण है, अवतल दर्पण, इसके मध्य बिंदु माने यहाँ पे क्या, ध्रुव है, और ये प्रधान अक्ष है। तो अगर कोई भी दूरी नापेंगे, या वस्तु दूरी हो या प्रतिबिंब दूरी हो, तो वो मेजर करेंगे कहां से, तो ध्रुव से, है ना। कोई भी दूरी को ध्रुव से मापा
जाता है ना। अब अगला पॉइंट था, नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 2 में द्वारक। द्वारक, एपर्चर। द्वारक, ठीक। तो यहां कह सकते एपर्चर क्या, द्वारक। तो यहां कह सकते दर्पण के दोनों सिरों के बीच की दूरी को द्वारक कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक दर्पण है, ये क्या है, एक दर्पण है ना, ये क्या है, दर्पण है। और दर्पण के दोनों सिरों को हम मान लिए ए और बी। अब दोनों सिरों के जो बीच की जो दूरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, द्वारक। इसको क्या बोलते हैं, द्वारक। और इसके मध्य बिंदु को, दर्पण के मध्य बिंदु को बोलते हैं ध्रुव यानी पोल। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा, ठीक। अगला यहां पॉइंट है नंबर 3 में, अब द्वारक के बाद यहां पे आता है वक्रता केंद्र, यानी हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या कहते हैं, तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये है गोली दर्पण, अब ये हुआ मान लीजिए गोली दर्पण है ना, और ये था, ये गोली दर्पण है जो हम लास्ट डायग्राम लेक्चर नंबर 2 वाले वीडियो में बताए हुए हैं। और इसके केंद्र को, इसके केंद्र को बोलते हैं क्या चीज, वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं इसको, ये हुआ वक्रता केंद्र है ना। ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र, ठीक। और याद रखिए, एक नोट याद रखिएगा, देखिए इसे इसे सी से सूचित किया जाता है, इसे सी से सूचित किया जाता है, ठीक। कोई दिक्कत यहां था। अब देखिए, अब इसी में हम एक वर्ड लिखना चाहते हैं, एक मिनट इसको हम यहां हटा देते हैं। इसी में एक अगला पॉइंट हम लिखना चाहेंगे 4 में, 4 में वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ
कर्वेचर, है ना। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम डिफाइन कर सकते हैं गोलीय दर्पण, ध्यान दीजिए, गोलीय दर्पण का ये हो गया त्रिज्या, ये क्या हो गया त्रिज्या, है ना, ये हुआ क्या चीज त्रिज्या। तो हम यहाँ बोल सकते हैं गोलीय दर्पण के त्रिज्या, या हम बोल सकते इसको ध्रुव यानी P व वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र यानी C के बीच की दूरी को, बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक, अब ये हुआ वक्रता त्रिज्या, यानी ये मानिए ये पॉइंट हो गया, मान लीजिए ध्रुव, ये हुआ C वक्रता केंद्र, और ये हुआ त्रिज्या, इसी बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, है ना। नोट में ले लेते हैं इसे R से सूचित किया जाता है। ठीक, और R जो होता है, R यानी वक्रता त्रिज्या, ये फोकस दूरी का दोगुना होता है। और F क्या हो गया, और ये F जो है, ये F ये वह फोकस दूरी है। ठीक है, ये क्या हो गया फोकस दूरी। वक्रता त्रिज्या जो होती है ये फोकस दूरी का दुगुना होता है। ठीक है ना। अब देखो, अब ये हम अगला पॉइंट जान स्टार्ट करेंगे, पॉइंट नंबर 5, फोकस। इसी बोलते हैं बिंदु, फोकस बिंदु। ठीक है ना, फोकस बिंदु यानी फोकस पॉइंट। तो हम यह बोल सकते हैं, या हम ऐसे भी इसको दो तरीका से डिफाइन कर सकते हैं कि प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के प्रधान अक्ष के प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से होकर, जिस बिंदु से होकर गुजरती है, फोकस बिंदु कहलाती है। अब जैसे मान लीजिए, जैसे हम ये ध्यान दीजिए, देखिए एक मिनट, चलिए डायग्राम बना ही देते हैं। या हम इसको डिफाइन कर सकते हैं इसको
वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र यानी सी और ध्रुव यानी पी के मध्य बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक दर्पण हुआ, अभी जस्ट हम डायग्राम बनाए थे, ये हुआ एक दर्पण, ठीक, और ये हुआ प्रधान अक्ष और ये हुआ ध्रुव P और ये मान लिए C वक्रता केंद्र C और इन दोनों के मध्य बिंदु को, इन दोनों के मध्य बिंदु को बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं इसको? फोकस। ये सेकेंड वाला डेफिनेशन हो गया। पहला डेफिनेशन बोलता है प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है फोकस बिंदु कहलाती है। जैसे मान लीजिए कोई एक किरण है, अब जैसे मान लीजिए कोई एक क्या है, किरण है, ये किरण है, प्रकाश किरण। अब परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है, जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसको हम क्या बोलते हैं? फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। कोई डाउट? आई होप क्लियर हो गया होगा ये। अब इसी के बाद एक डेफिनेशन है पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6, फोकस दूरी, फोकस लेंथ। अब फोकस लेंथ क्या है, तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं ध्रुव यानी P व फोकस बिंदु यानी F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं, यानी कि ये हम कह सकते हैं यहाँ पे कि यहां से यहां तक जो बीच की दूरी होती है इसको कहते हैं फोकस। क्या बोलते हैं इसको? फोकस दूरी, ठीक। और यहां से जो दूरी होती है उसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या की आधी होती है क्या चीज? फोकस दूरी। कोई डाउट यहां तक? देखिएगा, तो हम यहां कह सकते हैं इसे स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। क्लियर यहां तक है? पॉइंट नंबर 7, अब 7 में फोकस दूरी हो गया। अब यहां 7 नंबर में प्रधान या मुख्य अक्ष
यानी इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, प्रधान प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ध्यान दीजिए। ध्रुव P व वक्रता केंद्र C, वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली सरल रेखा प्रधान अक्ष कहलाती है। मतलब ये हुआ कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा जो है ये एक प्रधान अक्ष। कोई डाउट यहां तक? आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, प्रधान अक्ष। अब देखिए क्या क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया, फोकस बिंदु हो गया, फोकस दूरी हो गया, ध्रुव हो गया, द्वारक हो गया, प्रधान अक्ष हो गया। यहां तक क्लियर हो गया। अब यहां हम आगे की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिए, आगे की ओर हम यहां चलते हैं। अब ये हम जानने का कोशिश करेंगे कि आपको हम बताए थे कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, जो ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, और ये हम साबित करेंगे, ठीक ना, ध्यान देंगे। तो यहां एक क्वेश्चन बन गया है ना, सिद्ध करे कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, या इस तरह क्वेश्चन होगा, या क्वेश्चन होगा इस तरह, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। या तो ये सिद्ध करना है, या तो क्वेश्चन एक पूछेगा इसी में, या तो क्वेश्चन यहां पे ये दे सकता है, क्वेश्चन एग्जाम इस तरह ही पूछता है, जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ना, बोला जाएगा यहाँ पे वक्रता त्रिज्या R व फोकस दूरी F के बीच क्या संबंध है। एक क्वेश्चन या तो ये पूछेगा, ठीक, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब मान लेते हैं कि एक कोई दर्पण लिए, हम यहाँ पे क्या किए, एक दर्पण लिए। अब मान लीजिए पहला हम दर्पण लेते हैं अवतल दर्पण। कौन दर्पण? अवतल दर्पण, कनकेव मिरर, ठीक। अब इसमें साबित करना है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्लियर यहां तक है? तो अवतल दर्पण में क्या किए हम, ध्यान दीजिए क्या क्या किए। पहला ये ले लिए हम अवतल दर्पण, ध्यान दीजिएगा, ये हम बात करें अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण, ये हो गया कलई, ये हो गया
कलई। ठीक, और ये हो गया प्रधान अक्ष, ये हो गया प्रधान अक्ष, ये क्या हो गया प्रधान अक्ष। और ये पॉइंट है, ये हो गया फोकस एफ, ये हुआ वक्रता केंद्र, और ये हो गया ध्रुव पी। ठीक, अब मान लीजिए हम बताए थे कि जब प्रकाश किरण किसी वस्तु से जब आती है, प्रकाश किरण किसी वस्तु से जब आती है, वस्तु से जब आती है प्रकाश की किरण, तो टकराने के बाद सीधे गुजरती है कहां से, फोकस से। कहां से गुजरती है, फोकस से। कोई डाउट? अब जहां पे टकराती है, जहां पे टकराती है उस पॉइंट को हम मान लिए, उस पॉइंट को मान लिए एम। क्या मान लिए, एम। ठीक, उस पॉइंट को हम क्या मान लिए, एम। और ये जो है बीच में, इस किरण को जब हम बताए थे प्रकाश के परावर्तन में, जब प्रकाश किरण आती है यानी आपतित किरण, तो उसके बीच में एक अविलंब होती है, और अविलंब आती है तो प्रकाश किरण जब आती है तो टकराने के बाद क्या होता है, परावर्तित होती है, और दोनों किरण के बीच, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और दोनों के बीच में, दोनों के बीच में आपको अविलंब देखने को मिलेगा, अविलंब देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा, आपको पता होगा आपतित किरण और अविलंब के बीच आई कोण बनता है, और परावर्तित किरण के साथ आर बनता है। यहां तो कोई दिक्कत? और आपको याद होगा, आपको ये याद होगा कि जब दो रेखा बराबर होती है तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण है जो एक दूसरे के बराबर होती है, आई। ठीक, अब यहां पे देख रहे होंगे कि एक त्रिभुज बन रहा होगा एम सी एफ, और एम सी एफ में हम बताए थे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम में बताए थे कि, ठीक बताए थे आपको कि कोण आई इक्वल टू कोण होता है आर, बताए थे, जाके पिछले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। अब बताइए, ये कोण बराबर है प्रकाश के परावर्तन के नियम से, और ये कोण भी बराबर थे। अगर किसी त्रिभुज का दो कोण बराबर हो, इसके सामने का भुजा है ना, इसके सामने का भुजा एक दूसरे के बराबर होता है, एक दूसरे के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे थ्योरी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, क्या लिख सकते हैं कि इसको मान लिए ए, इसको मान लिए बी, ठीक ना। तो इसको हम जब सॉल्यूशन करेंगे, है ना, जैसे कि चित्र में ए बी एक अवतल दर्पण है, जिसमें आपतन कोण आई व परावर्तन कोण आर है। ठीक, परावर्तन कोण आर है। क्लियर यहां तक है? अब हम यहां प्रूव करेंगे कि F बराबर R/2। जैसे कि हम जानते हैं प्रकाश के परावर्तन नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से हम बताए वहां पे
प्रकाश के परावर्तन के नियम से हम लिखे वहां पे कि कोण I इक्वल टू कोण R होता है, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर यहां तक। अब हम बात करेंगे त्रिभुज एम एफ सी से, एम एफ सी से, ठीक। कोण एफ एम सी इक्वल टू कोण एफ सी एम। ध्यान दीजिएगा, देखिए एफ एम सी इक्वल टू कोण एफ सी एम, और जब दो कोण बराबर होता है तो ये त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। अब समद्विबाहु त्रिभुज का दो भुजा क्या होगा, बराबर होगा, इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए है ना, इसलिए भुजा एफ एम इक्वल टू एफ सी, एफ एम इक्वल टू एफ सी, एफ एम इक्वल टू एफ सी, ठीक है। अब यहां हम बात करेंगे कि पीसी इक्वल टू लिख सकते हैं, पीसी इक्वल टू लिख सकते हैं सी एफ जोड़ पी एफ, ठीक है। तो अब यहां हम बात करते हैं, अब है ना, पीसी इक्वल टू पी एफ जोड़ एफ सी, पी एफ जोड़ एफ सी, और पीसी इक्वल टू पी एफ जोड़ एफ सी को लिख सकते हैं एफ एम। क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, एफ एम लिख सकते हैं, एफ एम, है ना। अब यहां पे क्या है भैया, बिंदु एम पी के अति निकट है, या हम बोल सकते हैं जब बिंदु P के अति निकट हो तो उस केस में क्या होगा, पी एफ इक्वल टू एम एफ होगा या एफ एम होगा। तो हम यहां कह सकते हैं पीसी इक्वल टू पी एफ जोड़ एफ एम को लिख सकते हैं पी एफ। अब पीसी बराबर टू पी एफ जोड़ पी एफ, टू पी एफ। और याद कीजिएगा हम बताए थे कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, यानी इसको हम इंडिकेट करते हैं आर से। और पी एफ हो गया फोकस दूरी, इसको इंडिकेट करते हैं एफ से। तो हम यहां लिख सकते हैं कि पीसी इक्वल टू आर, या पीसी का मान आर, और पी एफ हुआ फोकस दूरी, इसको करते हैं एफ। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि एफ बराबर आर बाय टू, और यही हमें प्रूव्ड करना था। तो यहां से क्लियर होता है कि दर्पण में फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, क्लियर है यहां पे। अब देखिए, इसी पे हम एक क्वेश्चन देना चाहते हैं आपको। एक क्वेश्चन यहां पे देते हैं,
अवतल दर्पण में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो, 20 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी? जैसे कि अभी हम आपको बताए थे आपको दिया है फोकस दूरी यानी एफ 20 सेंटीमीटर और वक्रता त्रिज्या आर निकालना है। वक्रता त्रिज्या आर निकालना है, तो अभी हम जस्ट फॉर्मूला लिखाए थे कि फोकस दूरी जो होता है, वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है। इसका मतलब है फोकस दूरी का मान दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, तो वक्रता त्रिज्या कितने सेंटीमीटर निकल जाएगा? तो 40 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत यहां तक? आई होप ये समझ गए होंगे आप। क्लियर यहां तक? इसको उतार लीजिए। अब देखिए आपको हम ये सवाल दे रहे हैं, नेक्स्ट सवाल। यदि दर्पण में वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर हो तो फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी क्या होगी? तो देखिएगा सॉल्यूशन में आपको यहां दिया हुआ वक्रता त्रिज्या कितना 24 सेंटीमीटर यानी आर का मान दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और आपसे मांगा है फोकस दूरी क्या हो। अभी हम बताए फॉर्मूला में कि फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और फोकस दूरी का मान दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर? 24 सेंटीमीटर। 24/2 होगा तो आपका आंसर निकलेगा 12 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। देखिए कितना इजी है, कोई हार्ड तो नहीं है और कितना आसानी से आपको ये फॉर्मूला भी प्रूव कर दिए और इस पे न्यूमेरिकल भी कितना इजी है, आसानी से बन जाता है। क्लियर हो गया होगा आपको शायद। आई होप समझ गए होंगे। अब देखिए हमने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था आवर्धन, और आवर्धन में बताए थे कि प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी के अनुपात को हम आवर्धन बोलते हैं। याद कीजिए फॉर्मूला लिखाए थे। एक मिनट देखिए, एक आवर्धन में बताए थे फॉर्मूला, आप याद रखिएगा कि आवर्धन जिसको इंडिकेट करते हैं एम से, और एम में बताए थे आपको, हम बताए थे आवर्धन में एम इक्वल टू होता है एक प्रतिबिंब की ऊंचाई, एक वस्तु की ऊंचाई बताए थे, और एक फॉर्मूला बताए थे प्रतिबिंब दूरी बटे वस्तु दूरी और एक माइनस, क्या लगता है पे माइनस, ये हम बताए हुए थे।
अब इसके हेल्प से क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है वो मैं बताने चाह रहा हूं। इसे मान लीजिए एक क्वेश्चन यहां पे देते हैं, यदि अवतल दर्पण में अवतल दर्पण में अवतल दर्पण में 20 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी गई हो गया और इसका प्रतिबिंब इसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता हो, 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता हो, जो वास्तविक प्रतिबिंब हो, तो आवर्धन ज्ञात करें। देखिए कितना है ये, देखिए इसको कैसे बनाते हैं। अब यहां देख रहे हैं आप लोग, आपको बोल दिया है क्या से यहाँ पे कि एक अवतल दर्पण है, मान लीजिए एक अवतल दर्पण है, ठीक है, और ये प्रधान अक्ष है, ये ध्रुव है, और 20 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखा गया है, यानी ए और बी 20 सेंटीमीटर दूरी पर, और इसका प्रतिबिंब बनता है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, ठीक, यानी ए डैश और बी डैश वो वास्तविक बनता है। लिखिए वहां पे क्या बनता है, वास्तविक बनता है। तो हम बताए थे आपको, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी u, और ये हो गया प्रतिबिंब दूरी v, और दोनों दर्पण के सामने हैं। तो अब ये बताओ, यहां पे जो दिया है क्वेश्चन, दिया है आपको कि वस्तु जो है रखी गई 20 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी u का मान जो दिया है 20 सेंटीमीटर, और दर्पण के सामने है। तो हम बताए थे साइन कन्वेंशन में, चिन्ह परिपाटी में कोई भी दूरी नापते हैं तो ध्रुव से नापते हैं, और दर्पण के सामने हो यानी परावर्तक सतह के सामने होगा तो वो इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव होता है। तो बताओ वस्तु दूरी क्या होगा, माइनस होगा, और प्रतिबिंब दूरी भी सामने है तो माइनस होगा, माइनस 10 सेंटीमीटर, माइनस कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो आपसे यहां पूछा गया है आवर्धन क्या होगा। अब आवर्धन का फॉर्मूला बताए थे अभी हम कि m बराबर माइनस v बटे क्या होता है u। अब v का मान दिया हुआ -10 और u का मान दिया है -20, तो माइनस माइनस कट गया यानी प्लस हो गया, 10 दूना 20, यानी इसका आंसर आया
-1/2। 1/2 का मतलब होता है -0.5। क्या आ गया आंसर? -0.5। -0.5 मतलब हुआ कि आवर्धन का मान आ गया कितना? -0. कितना आ गया? 5। क्या आ गया यहाँ पे? 5। आई होप आप लोग समझ लो, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही। कितना इजी है ना। और आपसे ये निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब भी करें। और जितना ज्यादा सब्सक्राइब हो और शेयर हो, व्यू हो, तो इससे भी बेहतर से बेहतर आपको वीडियो इस चैनल पे आपको मिलता रहेगा, है ना। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, इसको सब्सक्राइब और शेयर करते रहे, है ना। पूरा आंधून शेयर करते रहे ना, फिर इतना शेयर करें कि पूरा इंडिया में फैल जाए, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही है।